बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर हम चैप्टर नंबर 22 को स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है पेट्रोकेमिकल। डियर स्टूडेंट, ये जो पेट्रोकेमिकल का टॉपिक है हम इसको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। एक हाफ आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पेट्रोकेमिकल्स। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक है पेट्रोकेमिकल। सबसे पहले मैं डेफिनेशन करने की बजाय थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा ओरिजिन, थोड़ा सा लफ्जी मतलब आपको बताना चाहता हूं कि पेट्रोकेमिकल है क्या चीज। माय डियर स्टूडेंट, द प्रीफिक्स पेट्रो, प्रीफिक्स से मुराद है प्रीफिक्स जो पहले आए। जैसे आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, प्रीफिक्स नाम के स्टार्ट में आए, शुरू में। पेट्रो, पेट्रोकेमिकल में जो प्रीफिक्स है दैट इज पेट्रो, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इज एन आर्बिट्रेरी एब्रीवेशन। ये पेट्रो एब्रीवेशन है किसकी? ऑफ द वर्ड पेट्रोलियम। यानी पेट्रोकेमिकल में ये जो वर्ड है पेट्रो, जो प्रीफिक्स है पेट्रो, ये एब्रीवेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? पेट्रोलियम। क्यों? सिंस ये जो पेट्रो है इज एंशियंट ग्रीक, यानी पेट्रो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर रॉक। यानी पेट्रोकेमिकल में जो प्रीफिक्स पेट्रो है ये रिप्रेजेंट करता है पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक पेट्रो जिसका मतलब होता है रॉक, और दूसरा इसमें जो टर्म है ओलियम, दिस मीन्स इसका मतलब होता है ऑयल। तो गोया लफ्जी मतलब जो पेट्रो का है, जो रिप्रेजेंट करता है पेट्रोलियम को, इसका लफ्जी मतलब बनता है रॉक ऑयल, ऐसा ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है रॉक्स। नेक्स्ट जरा देखिएगा कि देयरफॉर एटिमोलॉजिकली, एटिमोलॉजिकली से मुराद है कि ओरिजिन, लफ्जी मतलब के लिहाज से करेक्ट टर्म वर्ड बी ओलियोकेमिकल्स। तो मैंने ये कहा कि अगर आप पेट्रोकेमिकल को अगर इसका ओरिजिन देखें, लफ्ज का ओरिजिन देखें, तो चूंकि पेट्रोकेमिकल में पेट्रो रिप्रेजेंट करता है पेट्रोलियम को और पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल, तो हमें जो एक्चुअल लफ्ज यूज करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? ओलियोकेमिकल्स। ओलियोकेमिकल्स यानी जो ओलियम ऑयल से निकला है, लेकिन हम इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करते। होएवर द टर्म oleochemical is used to describe chemicals। oleochemicals हम पेट्रोकेमिकल के लिए अब यूज नहीं करते, ये oleochemical किन केमिकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं? यानी यूज टू डिस्क्राइब केमिकल्स डेराइव, जो अखज किए जाते हैं, जो निकाले जाते हैं कहां से? फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल फैट्स। यानी लफ्जी मतलब एटिमोलॉजिकली तो ये बनता है कि हम नाम पेट्रोकेमिकल ना पढ़ें बल्कि क्या पढ़ें? ओलियोकेमिकल्स। लेकिन आजकल हम ये टर्म ओलियोकेमिकल्स यूज नहीं करते क्योंकि इसकी ये जो टर्म है ये इस्तेमाल होती है उन केमिकल्स के लिए, उन कंपाउंड्स के लिए जो हम निकालते हैं, ड्राइव करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनमें चंद एक ओलियोकेमिकल्स की मैंने आपके सामने एग्जाम्पल भी रखी। आजकल बहरहाल ये हम पेट्रोकेमिकल के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये तो था थोड़ा सा वर्ड की हिस्ट्री, लफ्जी मतलब। अगर मैं डेफिनेशन आपके सामने करूं पेट्रोकेमिकल्स की, तो पेट्रोकेमिकल्स आर केमिकल प्रोडक्ट्स। ये केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इनमें कंपाउंड्स हैं, इनकी केमिकल नेचर है, डेराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। यानी पेट्रोकेमिकल्स
ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आप डिराइव करते हैं कहां से? पेट्रोलियम से। और पेट्रोलियम का लफ्जी मतलब मैं आपको बता चुका, जो आप रॉक से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने यहां पे लफ्ज तो लिख दिया ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, आपकी बुक पर लिखा है, लेकिन और अच्छी बात यह है कि अगर आप इसके साथ लिख दें और नेचुरल गैस, यानी ऐसे केमिकल्स जो आप डेराइव करते हैं कहां से? फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, दोज केमिकल्स आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। इसमें हमारे लिए जो टर्म इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक के मुताबिक वो पेट्रोलियम है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। जो पेट्रोलियम है ये क्या है? पेट्रोलियम इज थॉट टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्लो chemical and biochemical decomposition of organic matter found between sedimentary rocks। यानी पेट्रोलियम बनता है जब ऑर्गेनिक मैटर की डिके हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर कहां पे मौजूद है? सेडिमेंट्री रॉक्स, रॉक्स की एक टाइप, तो वहां से ये पेट्रोलियम बनता है। लेकिन उस पेट्रोलियम से बहरहाल जो भी केमिकल्स, जो भी प्रोडक्ट्स ड्राइव की जाती हैं, दोज प्रोडक्ट्स केमिकल्स आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। और मैं आपके सामने चंद एक एग्जाम्पल्स रख रहा हूं उन केमिकल कंपाउंड्स की जो हमने डेराइव किए हैं कहां से? पेट्रोलियम से। हम इनको आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल नेक्स्ट जरा देखिएगा कि सम केमिकल कंपाउंड्स मेड फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड जो पेट्रोलियम से ड्राइव किए जाते हैं, पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, आर आल्सो obtained from other, एक टर्म आ गई, फॉसल फ्यूल्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो आप पेट्रोलियम से ड्राइव करते हैं। मैंने इसमें लेने की कोशिश की कि उसी तरह के कंपाउंड आप हासिल करते हैं कहां से? फॉसल फ्यूल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा देख लीजिएगा कि फॉसल फ्यूल्स क्या है। फॉसल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, from long period of time from the decay of plants and animals। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि आज से हजारों लाखों साल पहले जमीन पर कोई भी डिजास्टर हुआ, तबाही आई, जलजला आया, तूफान आया, तो उसके नतीजे में जो जमीन पर मौजूद प्लांट्स और एनिमल्स थे उनकी डेथ हो गई, वो जमीन के अंदर दफन हो गए। जब हजारों लाखों साल वो जमीन के अंदर दबे रहे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात ने जमीन के अंदर प्रेशर भी रखा, केमिकल भी रखा, बैक्टीरिया भी रखा, टेम्परेचर भी रखा। तो लाखों साल तक जब जमीन के अंदर दबे रहे तो दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉसल फ्यूल्स। क्लियर होगी माय डियर स्टूडेंट्स बात? तो ये मैंने फॉसल फ्यूल की बात की। अब आगे बुक वाले ने हमें बता भी दिया कि वो फॉसल फ्यूल्स कौन से हैं, सच एज कोल, नेचुरल गैस और रीन्यूएबल सोर्सेज सच एज कॉर्न, आपको पता ही है इसका कई वगैरह, और शुगर केन, शुगर केन जिसे आप गन्ना बोलते हैं। रीन्यूएबल सोर्सेज से यहां पे मुराद आपने ये लेना है कि यानी ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी ग्रोथ बहुत फास्ट है। मसलन अगर आप शुगर केन की बात करें, गन्ने की बात करें, तो इसकी जो फसल है वो 2 से 3 माह में बिल्कुल क्या हो जाती है? रेडी। यहां पे रीन्यूएबल का मतलब है जिसकी ग्रोथ क्या हो, बहुत ज्यादा। इन पैराग्राफ में मैंने आपसे ये कहने की कोशिश की है कि ऐसे केमिकल्स, जो कंपाउंड्स जो हम पेट्रोलियम से ड्राइव करते हैं, उसी तरह के कंपाउंड्स हम ड्राइव कर सकते हैं कहां से? कोल से। हम डिराइव कर सकते हैं कहां से? नेचुरल गैस से। हम डिराइव कर सकते हैं कहां से? कॉर्न से या शुगर केन से। अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूं कोल की, तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि कैसे ये सिमिलर है। हम साबित भी करेंगे आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में कि हम पेट्रोलियम से डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को हासिल करते हैं। उनमें हमारे पास अल्कीन्स भी हैं, उनमें हमारे पास अल्केन्स भी हैं। ये जो अल्केन्स हैं, हम इन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शंस इनटू एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, लाइक फिनोल, डिफरेंट तरह के। ये बात थी पेट्रोलियम से कि पेट्रोलियम से आपने इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, डिफरेंट अल्केन्स को हासिल किया, उन्हें ट्रांसफॉर्म किया एरोमेटिक कंपाउंड को।
इसी तरह अगर आप कोल की बात करते हैं तो जब आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल होती हैं, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। इसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आपको एक फ्रैक्शन हासिल होती है कोल तार। अगर आप इस कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इसके अंदर तकरीबन 200 के करीब ऑर्गेनिक और पर्टिकुलरली एरोमेटिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। यानी अब कोल भी एक फॉसल फ्यूल है, इससे जो कंपाउंड हासिल हो रहे हैं ऑलमोस्ट उसी तरह के कंपाउंड हम पेट्रोलियम से भी हासिल करते हैं। हम नेचुरल गैस से डिफरेंट कंपाउंड्स को हासिल करते हैं और मैंने नेचुरल गैस में मौजूद कंपाउंड्स लिखे जिनमें मेजर प्रोपोर्शन किसका है, मीथेन का, CH4 का। और याद रख लीजिए कि ये मीथेन है जिसको अगेन हम हासिल कर सकते हैं किससे, पेट्रोलियम से। किस मेथड से इंशाल्लाह ये आने वाले लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक और मिसाल ले लीजिए, जैसे मैंने कहा कि रीन्यूएबल सोर्सेज से भी हम हासिल करते हैं। जैसे शुगर केन की मिसाल दूं, गन्ना। शुगर केन से जब आप लोग शुगर, चीनी को निकाल लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो जो पीछे रेजिड्यू बचता है दैट इज कॉल्ड मोलेसिस। ये जो मोलेसिस है, अगर आप इसकी फर्मेंटेशन करते हैं तो आपको हासिल होती है एथानॉल, एथाइल अल्कोहल हासिल होती है। अब ये एथानॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ना सिर्फ आपने शुगर केन से हासिल किया, बल्कि इसी एथानॉल को आप हासिल कर सकते हैं पेट्रोलियम से। हम पढ़ेंगे भी आज के लेक्चर में कि पेट्रोलियम से आपको एक फ्रैक्शन हासिल होती है, लेट्स सपोज आपको इथीन हासिल होती है। अगर आप इस इथीन का रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ तो आपको क्या चीज हासिल हो जाती है, एथाइल अल्कोहल। यानी इन पैराग्राफ से ये बात सच साबित हो गई कि जो केमिकल्स, जो प्रोडक्ट्स आप हासिल कर सकते हैं पेट्रोलियम से, उसी तरह की आप प्रोडक्ट फॉसल फ्यूल यानी कोल यानी नेचुरल गैस यानी रीन्यूएबल सोर्सेज में कॉर्न या केन शुगर से भी हासिल कर सकते हैं। और मैंने आपके सामने चंद एक एग्जांपल्स भी रखी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स की, पेट्रोकेमिकल्स की क्या टाइप्स हैं, क्या क्लासेस है। जी स्टूडेंट्स, अब मैं बात करने लगा हूं टाइप्स और क्लासेस ऑफ पेट्रोकेमिकल रॉ मटेरियल्स, यानी वो जो पेट्रोलियम से हासिल होती हैं आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जिसे आप पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, वो प्रोडक्ट काम करती हैं रॉ मटेरियल के तौर पर, मतलब वो स्टार्टिंग मटेरियल हैं, उनसे हम फर्दर प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। गोया यहां पे बात समझ लीजिए, हमने पेट्रोलियम एक हमारे पास सोर्स है, हमने उससे जो प्रोडक्ट्स ड्राइव की वो क्या कहलाती हैं, पेट्रोकेमिकल्स। या उन पेट्रोकेमिकल्स को उसने क्या नाम कहा है, पेट्रोकेमिकल रॉ मटेरियल। पेट्रोलियम से बना पेट्रोकेमिकल, ये पेट्रोकेमिकल स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे काम करेंगे टू प्रिपेयर फर्दर केमिकल्स। वो फर्दर केमिकल कौन से हैं, उनसे पहले मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा कि जो मेजर क्लासेस हैं पेट्रोकेमिकल्स की, जो हमने डिराइव की थी पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से, वो कौन सी है। याद रखिएगा 3 मेजर क्लासेस हैं, 3 मेजर टाइप्स हैं, ये क्लासेस हैं पेट्रोकेमिकल्स की, पेट्रोकेमिकल्स रॉ मटेरियल्स की। वो 3 टाइप्स कौन सी हैं, उनमें सबसे पहले है ओलेफिन्स, उनमें सबसे पहले है एरोमेटिक्स और उनमें फाइनली है सिंथेसिस गैस। आइए जरा आप इन जो रॉ मटेरियल पेट्रोकेमिकल रॉ मटेरियल को वन बाय वन देखते हैं और फिर इनसे फर्दर जो हम डिराइव्ड कर सकते हैं कंपाउंड्स उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ओलेफिन्स। ओलेफिन्स अगर मैं आपको फौरन आसान सा एक मतलब बता दूं तो ओलेफिन्स को आप सिंपली अल्केन्स का नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी होगा। बेसिकली ओलेफिन्स कहने का मकसद क्या है, ओलेफिन्स का आपने पहले भी मतलब पढ़ा होगा। ओलेफिन से मुराद होता है ऑयल फार्मिंग, ऑयल फार्मिंग। वजह उसकी ये नाम देने की ये है माय डियर स्टूडेंट्स, उसकी वजह सिंपल ये है कि हमने अल्केन्स को ओलेफिन्स का नाम इस वजह से दिया क्योंकि जो अल्केन्स के मेंबर हैं जब वो हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अंडरस्टूड है, वो हैलाइड्स होंगे, वो प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ऑयली नेचर। तो चूंकि अल्केन्स के मेंबर
ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऑयली नेचर के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं अपॉन रिएक्शन विद हैलोजेंस, सो दे आर आल्सो कॉल्ड ऑलेफिन्स यानी ऑयल फॉर्मिंग। अब इन ऑलेफिन्स में क्या क्या चीज शामिल है जरा देखिएगा। ऑलेफिन्स इंक्लूड एथिलीन, जिसे आप इथीन भी बोलते हैं, जिसका फार्मूला आप लिख सकते हैं CH2C, ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन CH2। दूसरी इसमें आपने प्रोडक्ट लिखी प्रोपेलीन, जिसे आप प्रोपीन आयुपैक नाम भी देते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा आपने इसमें लिखा ब्यूटाडाइईन। अब ये डिफरेंट दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, अगर आपके लिए मैं आसानी करूं तो इसमें एक कंपाउंड है, जैसे जरा गौर कीजिएगा, 1,3-ब्यूटाडाइईन, दिस वन इज कॉल्ड, देखें ना, काउंट करें 1 2 3, टोटल 4 कार्बन है, 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो मैंने ये आपके सामने लिखा, तो मैंने ये बात की कि ऑलेफिन्स में ये तीन की मैंने डिस्कस किया, एथिलीन, प्रोपेलीन और ब्यूटाडाइईन। अब जरा गौर कीजिएगा कि इनमें जो एथिलीन एंड प्रोपेलीन आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। वो कौन कौन से केमिकल्स हैं इंशाल्लाह मैं अभी आपके साथ डिटेल से डिस्कस करता हूं। एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, तो मैंने ये बात कही कि सबसे पहले हमने क्या किया कि जो पेट्रोकेमिकल्स हैं जिन्हें हमने हासिल किया पेट्रोलियम से, उन पेट्रोकेमिकल की एक क्लास है ऑलेफिन्स। उस ऑलेफिन्स में जो अल्कीन्स हैं वो इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सी हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनमें इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटाडाइईन। ये जो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटाडाइईन है, हम इनसे डिफरेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाते हैं और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैं इनमें जो आपके सामने एक बात करने लगा हूं सबसे पहले इथीन की, कि इथीन से किस तरह से डिफरेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आप जरा देख सकते हैं कि सबसे पहले ये फ्लो शीट की शक्ल में है। मैं चाहता तो मैं आपको इसमें हर एक रिएक्शन, इथीन तो स्टार्टिंग मटेरियल है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स कैसे बनाए मैं आपको थोड़ा सा हिंट तो दूंगा, लेकिन मैं इसको डिटेल से भी बता सकता था थ्रू रिएक्शंस, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए इसको सिंपल करके रख रहा हूं। यानी आपके पास है इथीन, अब मैंने साबित करना है कि इससे डिफरेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स बन सकते हैं। जैसे इथीन से आप एक केमिकल, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीथीन, या इसे आप बोलते हैं पॉलीएथिलीन। अब ये भी आपने प्रेपरेशन पढ़ी है कि इथीन से पॉलीथीन कैसे बनती है प्रीवियस चैप्टर में, जब आप इथीन की क्या करवा देते हैं, पॉलीमराइजेशन। इथीन से आप एक केमिकल बनाते हैं एथाइल अल्कोहल, जिसे आप एथानोल भी बोलते हैं, और कब बनता है, जब आप इथीन में वाटर ऐड करें या इथीन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट लो टेम्परेचर ऐड करें। इथीन से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं एथिलीन ऑक्साइड, जिसे आप सिंपली एथिलीन एपॉक्साइड का नाम भी देते हैं, और ये उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब आप इथीन को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन, यानी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर दें अगर आप इथीन। ये जो एथिलीन ऑक्साइड बना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंटरमीडिएट है, यानी था हमारे पास इथीन, उससे बना एथिलीन ऑक्साइड, ये एक इंटरमीडिएट है। इससे मजीद बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनते हैं, जिनमें सबसे पहले है एथिलीन ग्लाइकोल। अब ये एथिलीन ग्लाइकोल एथिलीन ऑक्साइड से बनता है। जब आप एथिलीन ऑक्साइड की, जिसे आप एथिलीन एपॉक्साइड भी कहते हैं, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लें तो आपके पास एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। इसका एक इस्तेमाल है इंजन कूलेंट के तौर पर, यानी ये इंजन में मौजूद रेडिएटर लगा होता है, उस रेडिएटर में आप पानी को ऐड कर देते हैं। अब बात ये होती है कि अगर बहुत सर्द मौसम आ जाए तो इस बात का खदशा है कि वो पानी फ्रीज हो सकता है, बहुत गर्म मौसम आ जाए तो इस बात का डर है कि वो पानी बॉयल हो सकता है। ऐसा ना हो, ये इंजन यानी ये रेडिएटर के टेम्परेचर को मेंटेन करे, हम उसके अंदर डाल देते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। इसी वजह से तो हम इसे नाम दे देते हैं इंजन कूलेंट का।
जी स्टूडेंट्स, इसी एथिलीन ग्लाइकोल से आप प्रोड्यूस करते हैं पॉलीएस्टर्स, और ये भी बड़ा सिंपल है कि एथिलीन ग्लाइकोल की आप क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन कर देते हैं विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपके पास पॉलीएस्टर, जिसे आप नाम दे सकते हैं डेक्रॉन का, इसे प्रोड्यूस करते हैं। बहरहाल हम इस इथीन से एक प्रोडक्ट बना देते। अच्छा, ये जो मैंने बात की इथीन से एथिलीन ऑक्साइड, तो मैंने इसमें जिक्र किया एथिलीन ग्लाइकोल का। इसी में जो एथिलीन ऑक्साइड से हम बना देते हैं ग्लाइकोल इथर्स। ग्लाइकोल इथर्स क्या है, जिनमें फंक्शनल ग्रुप O यानी इथर मौजूद हो और साथ ही इसमें अल्कोहलिक OH ग्रुप मौजूद हो, उन्हें आप ग्लाइकोल इथर्स कहते हैं। इसी से ही आप लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं एथॉक्सीलेट्स। ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनका मैंने थोड़ा सा आपको फार्मूला दिखाया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपसे कहा कि इथीन से आप पॉलीथीन, आप एथाइल अल्कोहल, आप एथिलीन ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह एक इसमें नेक्स्ट प्रोडक्ट आप बनाते हैं विनाइल एसीटेट। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह इथेन से प्रोड्यूस किया जाता है 1,2-डाइक्लोरोइथेन। ये जो 1,2-डाइक्लोरोइथेन है, इसे आप फिर फर्दर जो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, दैट इज टेट्राक्लोरोएथिलीन, जैसे ट्राइक्लोरोएथिलीन, और इसमें से एक प्रोडक्ट बनती है विनाइल क्लोराइड, जिसकी आप फर्दर पॉलीमराइजेशन करते हैं, जो कि इस चैप्टर में आपने पढ़ा भी है। विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन करके आप पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चंद एक केमिकल्स थे जो आप लोग एथिलीन से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। इसमें मैंने एक और जिक्र किया आपके साथ, प्रोपेलीन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है प्रोपेलीन। प्रोपेलीन की जब आप लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं तो यहां से बनता है पॉलीप्रोपेलीन। जब आप इसकी क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन, तो यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज पॉलीप्रोपेलीन, जो कि इस्तेमाल होती है फॉर द पैकेजिंग ऑफ गुड्स फॉर द कंज्यूमर। सार्फिन के इस्तेमाल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जब आप पैक करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो प्रोपेलीन। डिफरेंट इंडस्ट्री में जो पाइपिंग सिस्टम है, पाइप्स बने होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं, पॉलीप्रोपेलीन के, जो कि बनता है किससे, प्रोपीलीन की पॉलीमराइजेशन से। ये होगी दो बातें, और ये प्लास्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल, दोनों का मैंने जिक्र किया कि पॉलीथीन जो इथीन से बनती है वो भी प्लास्टिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसमें जो तीसरी बात मैंने आपसे करनी थी वो है कि ब्यूटाडाइईन, जिसका फार्मूला मैंने रिप्रेजेंट भी किया, इज यूज्ड इन मेकिंग सिंथेटिक रबर। यानी ये जो ब्यूटाडाइईन है, ये सिंथेटिक रबर के बनाने में भी क्या होती है, इस्तेमाल। यानी जब आप ब्यूटाडाइईन की पॉलीमराइजेशन करते हैं तो आपके पास एक पॉलीमर बनता है पॉलीब्यूटाडाइईन। ये जो पॉलीब्यूटाडाइईन है, दैट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ टायर्स, दैट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गोल्फ बॉल्स, जो गोल्फ में बॉल इस्तेमाल होती है, दैट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो पहली क्लास थी जिसमें डिफरेंट हम लोग ओलेफिन से मेंबर हैं, जिनसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, जो मैंने आपके सामने डिटेल से रखी। आइए जरा सेकंड क्लास की बात करते हैं, और सेकंड क्लास में सबसे पहले है एरोमेटिक्स। यानी ये ऐसे कंपाउंड्स हैं पेट्रोकेमिकल के जो कि एरोमेटिक इन नेचर हैं, जिनमें बेंजीन या बेंजीन से स्ट्रक्चरली रिलेटेड क्या मौजूद होते हैं, कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक्स में, जैसे मैंने पहले क्या आपने पढ़ा भी है प्रीवियस चैप्टर में, कि एरोमेटिक्स इंक्लूड बेंजीन, वेल नाउन है जी, आप लोगों ने पढ़ा है बेंजीन, दिस इज बेंजीन। टॉलीन, टॉलीन क्या है कि अगर आप बेंजीन के साथ लिख दें क्या चीज, CH3। जाइलीन्स, यहां पे लफ्ज है जाइलीन्स। बेसिकली जाइलीन होता क्या है, जाइलीन होता है जब आप बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर दें, या अगर ये दो मेथाइल ग्रुप अटैच कर दें, दैट इज कॉल्ड डाई मिथाइल बेंजीन, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन या ऑर्थोजाइलीन। ये आपने बातें पढ़ी हैं। और अगर मैं इस सेकंड पोजीशन की बजाय थर्ड पर मेथाइल लगा दूं, दैट विल बी कॉल्ड मेटाजाइलीन, और अगर थर्ड की बजाय फोर्थ पे लगा दूं, दैट विल बी कॉल्ड पैराजाइलीन। ये बातें आपने बहरहाल डिटेल से पढ़ी। तो ये एरोमेटिक्स में कंपाउंड शामिल हैं, जो कि हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल के तौर पर इस्तेमाल। एट प्रेजेंट
सॉरी एट ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरी वो जगह है जहां पे हम पेट्रोलियम को प्योरीफाई करते हैं, पेट्रोलियम में मौजूद डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक रिफॉर्मिंग और सिमिलर प्रोसेसेस। तो मैंने ये बात कही कि ऑयल रिफाइनरीज में आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक प्रोसेस का जिक्र हमारी बुक वाले ने किया है, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। सबसे पहले आप देखिएगा कि कैटालिटिक रिफॉर्मिंग क्या चीज है। इट इज अ केमिकल प्रोसेस यूज्ड टू कन्वर्ट नेफ्थास। नेफ्थास क्या है हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि जब आप पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो आप एक फ्रैक्शन हासिल होती है नेफ्थास, जिसमें कार्बन की तादाद 10 तक हो सकती है। यानी यूज्ड टू कन्वर्ट नेफ्थास इनटू हाई ऑक्टेन लिक्विड प्रोडक्ट्स। यानी पेट्रोलियम से आप लोग हासिल करते हैं, उसकी जब आप कैटालिटिक रिफॉर्मिंग करते हैं, नेफ्था एक हायर हाइड्रोकार्बन है, उसको कन्वर्ट करते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स में जिनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि आप जो ऑटोमोबाइल गाड़ियों में गैसोलीन से आप पेट्रोल आम जुबान में बोलते हैं, इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए एक पैरामीटर होता है ऑक्टेन नंबर। जितना किसी गैसोलीन पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, वो इंजन की एफिशिएंसी को उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो मैंने कहा कि हम इसमें नेफ्थास को कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एक फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की, किसमें, हाई ऑक्टेन लिक्विड प्रोडक्ट्स में। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी कि जब आप लोग क्या करते हैं, एन हेप्टेन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इनटू टॉलीन। अब ये जो टॉलीन है ना, इसका ऑक्टेन नंबर 100 से भी क्या होता है, ज्यादा। ये एक अच्छा ऑक्टेन फ्यूल रखता है। इसी तरह एक और मैंने आपके सामने एग्जांपल रख दी कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को भी आप कन्वर्ट करते हैं इनटू एरोमेटिक। अब टॉलीन है, ये सेकंड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनी है, बोथ आर एरोमेटिक इन नेचर। तो जिस प्रोसेस से आप करते हैं दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। अब मैं आपसे बात करने लगा हूं कि एरोमेटिक्स तो आपने पढ़ लिए जिनमें एरोमेटिक रिंग था, अब उनमें से एक प्रोडक्ट है बेंजीन। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप बेंजीन से डिफरेंट केमिकल्स को डिराइव कर सकते हैं। आइए जरा बात करते हैं उन केमिकल कंपाउंड्स की। जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपसे बात करने लगा था कि जो आपने एरोमेटिक्स पढ़े उनमें एक बेंजीन था, वैसे तो और भी हैं, टॉलीन, ज़ाइलीन, लेकिन बेंजीन से हम फिर फर्दर डिफरेंट केमिकल्स को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेंजीन से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आप बनाते हैं स्टायरीन। स्टायरीन क्या है, जब आप बेंजीन के ऊपर विनाइल ग्रुप लगा दें, CH2 डबल बॉन्ड CH, और साथ में बेंजीन रिंग लगा होगा, और इस स्टायरीन से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं पॉलीथीन, जिसे आप पॉलीएथिलीन भी बोलते हैं। बेंजीन से आप एक कंपाउंड बनाते हैं क्यूमीन। क्यूमीन को आम जुबान में आप बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस क्यूमीन से अब डिफरेंट केमिकल्स बनाए जा सकते हैं, जैसे इनमें हमारे पास है फिनोल, इनमें हमारे पास है एसीटोन, इनमें हमारे पास है बिसफिनोल ए। और ये जो बिसफिनोल ए है, मैं आपको बता दूं कि इसका आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप इसको मिलाते हैं, पॉलीकार्बोनेटिक पॉलीमर है, तो आप वाटर बॉटल्स बना सकते हैं जो कि डिफरेंट पानी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो बिसफिनोल ए है, इससे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं पॉक्सी रेजन। और फाइनली ये जो आपके पास बनता है क्यूमीन, आप इसको इस्तेमाल करते हैं एज सॉल्वेंट्स। बेंजीन से आप एक प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एडिपिक एसिड एंड कैप्रोलेक्टम। बुक वाला कहता है कि जो एडिपिक एसिड और कैप्रोलेक्टम है, जिसका मैंने जिक्र किया, इन दोनों से आप बना सकते हैं नायलॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन से हमें एक प्रोडक्ट हासिल होती है नाइट्रोबेंजीन। आपने पढ़ा इस चैप्टर में, बाय द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इससे हम प्रोड्यूस करते हैं एनिलीन, और फिर एनिलीन से हम प्रोड्यूस करते हैं मेथिलीन डाइफेनाइल डाइआइसोसायानेट। और ये जो मेथिलीन डाइफेनाइल आइसोसायानेट है, इसे हम प्रोड्यूस करते हैं पॉलीयूरिथेन्स। और ये जो पॉलीयूरिथेन्स है, दैट इज यूज्ड इन एज थर्मल इंसुलेटर्स ऑलमोस्ट इन ऑल फ्रीजर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यानी ये थर्मल इंसुलेटर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं।
बेंजीन से आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं अल्काइल बेंजीन, जिसे आप यूज कर सकते हैं डिटर्जेंट्स के तौर पर, और इसी तरह बेंजीन से आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं क्लोरोबेंजीन। तो बहरहाल बेंजीन आपने एक क्लास थी एरोमेटिक्स की जो कि पेट्रोकेमिकल्स था, फिर बेंजीन से आप देख सकते हैं कि बेशुमार आप लोगों ने डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस किए फॉर द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस और अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए। माय डियर स्टूडेंट, जो तीसरा पेट्रोकेमिकल की क्लास है दैट इज सिंथेसिस गैस, यानी ये नेचुरल नहीं है, सिंथेसिस बनाई गई गैस है। सबसे पहले देखते हैं कि ये होती क्या है। सिंथेसिस गैस is a mixture of carbon monoxide CO and हाइड्रोजन, यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या है, मिक्सचर है। समटाइम्स इस मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, लेकिन बुक वाले ने इन दो का जिक्र किया। अब ये जो सिंथेटिक गैस है जो कि मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, दैट इज यूज्ड टू मेक अमोनिया, ये अमोनिया बनाने में इस्तेमाल होती है। भाई किस तरह से, अगर आप इस सिंथेटिक गैस में जो कि मिक्सचर है CO और H2 का, अगर आप इसमें से हाइड्रोजन को सेपरेट कर लें और सेपरेट करके ट्रीट करवा दें किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो हैबर्स प्रोसेस आपने पढ़ा है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाती है, अमोनिया। इसी तरह उसने कहा कि ये जो सिंथेटिक गैस है दैट इज यूज्ड टू मेक मेथानॉल। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जब आप लोग CO और H2 जिसे आप नाम दे रहे हैं सिंथेटिक गैस का, इसी को वाटर गैस भी कहते हैं, जब आप इसको अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस ऑफ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या चीज बन जाती है, मेथानॉल। बहरहाल इस सिंथेटिक गैस में जो दो प्रोडक्ट्स का बुक पे जिक्र है, अमोनिया और मेथानॉल, मैंने बताया भी अमोनिया बनती है। ये जो अमोनिया है दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर, अमोनिया खुद भी फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होती है और दूसरे फर्टिलाइजर भी इससे बन सकते हैं, जैसा कि आप इससे बना सकते हैं क्या, यूरिया। और अगर आप गौर करें तो मैंने आपके सामने ये कुछ सीक्वेंस स्टेप्स रखे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया। इसी तरह सिंथेटिक गैस से आपको एक प्रोडक्ट हासिल हुई थी, मेथानॉल। दिस मेथानॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, ना सिर्फ सॉल्वेंट बल्कि एज केमिकल इंटरमीडिएट। यानी आप पहले रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल लेने के बाद आप उससे एक केमिकल इंटरमीडिएट बनाते हैं जो कि यूजुअली मेथानॉल है। फिर इस मेथानॉल से आप फर्दर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आप देख लेना कि मैंने आपके सामने सबसे पहले क्या लिया, सिंथेटिक गैस। सिंथेटिक गैस से क्या चीज बनी, मेथानॉल। इस मेथानॉल से फिर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे आप मेथानॉल की ऑक्सीडेशन से फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं जो कि फिर फार्मालिन में इस्तेमाल होती है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, यानी ये इंटरमीडिएट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया कुछ पेट्रोकेमिकल्स को। आने वाले लेक्चर में हम इन्हीं में एक टॉपिक पेट्रोलियम है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज की बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।